फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम इन एडुविज एकेडमी। और आज जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ने वाले हैं वो है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6। इसमें हम एक एक करके क्लास 6 में जितने चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे। लगभग 12 चैप्टर हैं, ठीक है। और इसके अलावा इनमें जो जो कॉन्सेप्ट हैं इनकी जितनी समरी होगी और जितने भी क्वेश्चन इससे बनेंगे एनसीईआरटी से, उन सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि इंडिया में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी से जरूर पूछे जाते हैं। तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या आईएएस हो, या पीसीएस हो, या सीटेट हो, केवीएस हो, नवोदय विद्यालय हो, DSSB हो, या अदर जो भी एग्जाम हो, उन सारे एग्जाम्स में ये वीडियो आपको काम आने वाली है। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं भी करते हैं तब भी इस वीडियो से आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो आप व्हाट्सएप और फेसबुक और अदर सोशल मीडिया की दुनिया में जो आप कंटेंट देखते हैं हिस्ट्री का, उसमें और रियल हिस्ट्री में बहुत डिफरेंट है। तो यहाँ बिल्कुल बेसिक से इस बुक में समझाया गया है हिस्ट्री क्या है, उसके सोर्सेस क्या है, वो सारी चीजें आपको समझने के लिए मिलेंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं हम। जैसा कि मैंने बताया कि क्लास 6 के एनसीईआरटी में टोटल 12 चैप्टर दिए गए हैं, वो सारे ये चैप्टर्स हैं। अब हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी 6 का, वो स्टार्ट होता है यहां से, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कब, कहां और कैसे। ये हमारा पहला चैप्टर है। अब इसमें देख लेते हैं कि इस चैप्टर में किन किन चीजों के बारे में बताया गया है। तो जो एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का पहला चैप्टर है उसमें आपको बताया गया है बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से हिस्ट्री बताई गई है कि हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारा पास्ट क्या है, पास्ट में हमें किन किन चीजों को पढ़ना है, किन किन चीजों के बारे में जानना है। जैसे कि इंसान कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, कैसे ट्रेवल करते थे, ये सारी चीजें। उसके अलावा इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा, भारत कैसे पड़ा, इन सारी चीजों का भी जिक्र है। हिस्ट्री जानने के लिए जिन सोर्सेज यानी स्रोतों की जरूरत पड़ती है उन सारी चीजों का भी जिक्र इस एनसीईआरटी में किया गया है। यानी ये जो फर्स्ट चैप्टर है, अगर उसको बिल्कुल बढ़िया ढंग से आप समझेंगे तो आप भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है कि व्हाट वी कैन नो अबाउट पास्ट, यानी हम अपने अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं। यानी जो हमारा पास्ट है, बीता हुआ कल है, उसके बारे में हम क्या जान सकते हैं और किन किन चीजों को जानना है। सपोज उस टाइम लोग कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, कौन सा व्यवसाय करते थे, ये सारी बातें, ठीक है। अब इसमें पहला पॉइंट है व्हाट पीपल एट, यानी लोग क्या खाते थे। ये किस टाइम की बात हो रही है? ये बात हो रही है स्टोन एज की। आप यूं समझ लीजिए कि इंसान को इस अर्थ पे फेंक दिया गया जहां से उसकी स्टार्टिंग हो रही है। उसे कुछ नहीं पता है इसको क्या खाना है, किसी भी ना फ्रूट्स के बारे में पता है, ना उसको क्रॉप के बारे में पता है, कुछ भी नहीं पता है। अब वो क्या करेगा? तो इंसान को जब कोई नॉलेज नहीं थी कि उसको क्या खाना है, तो वो जंगल में जो पेड़ से गिरे हुए फ्रूट्स थे, जो अदर बीज वाले पौधे होते हैं, वो सारे रूट्स, ये इन सारी चीजों को वो खाता था। और ऐसे ऐसे करके एक श्रृंखला डेवलप हुई। जो आज हम फूड देखते हैं उसकी शुरुआत यहां से हुई। तो सबसे पहले देखिए कि सबसे पहले क्या किया उन्होंने, फ्रूट खाया, क्या करके, गैदरिंग करके, कलेक्ट करके। जैसे जैसे ह्यूमन का दिमाग डेवलप होता गया, उसने मछली पकड़ना यानी फिश को पकड़ना सीखा। और तीसरा क्या किया, हंटिंग। तो ये चीजें एक बार में नहीं हुई। जब कुछ नई नॉलेज था तो क्या किया इंसान ने, कलेक्ट करना शुरू किया, गैदरिंग, फलों को और पौधों को, उसको वो खाते थे। उसके बाद जैसे जैसे दिमाग डेवलप हुआ, इंसान ने फिश को पकड़ना सीखा, हंटिंग करना सीखा, ठीक है। और आगे आप देखेंगे कि इसी क्रम में एग्रीकल्चर और सारी चीजें डेवलप होने लगेंगी। ओके, अब आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं कि बिल्कुल स्टार्टिंग में
इंसान कैसे कपड़े पहनता था। यानी आपको पता है कि जब दुनिया की शुरुआत हुई उस टाइम पीरियड में इंसान न्यूड था, नंगा था, कोई कपड़ा ही नहीं था। लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उनके अंदर समझ भी डेवलप होती गई कि भाई शरीर को भी ढकना है। उस टाइम पे इतने सारे मौसम आज भी बदलते हैं, तब भी बदलते रहे होंगे, ठंडी है, गर्मी है, तो उनको क्या था, अपने बॉडी को ढकने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था। तो स्टार्टिंग में इन्होंने क्या किया, जो घास फूस होते हैं उससे इन्होंने ग्रास से घास फूस के कपड़े पहनना इन्होंने स्टार्ट किए। ठीक, जब थोड़ी सी समझ और आई तो जो ये हंटिंग करते थे तो उन जानवरों की खाल को भी ये पहनने लगे। यानी पहले घास फूस, फिर जानवरों की खाल को पहनने लगेंगे। आगे जब आप देखेंगे धीरे धीरे जैसे ये प्रोसेस बढ़ती जाएगी, उन्होंने कॉटन कपास उगाना शुरू कर दिया और ऐसे ऐसे करके आज ये जो ड्रेस देख रहे हैं जो हम लोग पहनते हैं, ये एक प्रोसेस का नतीजा है। ये एक दिन में सारी चीजें नहीं हो गई। हिस्ट्री की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है जो आप समझ सकते हैं। आज आप चाहे जो भी चीजें देख रहे हैं, चाहे आप इतने सारे वैरायटी के कपड़े देखते हैं, खाने में इतनी वैरायटी देखते हैं, आप टेक्नोलॉजी देखते हैं, जो भी चीजें देख रही हैं वो सारा जीरो से स्टार्ट होके यहां तक पहुंचा है। तो हिस्ट्री इस चीज की हमें समझ देती है कि चीजें कैसे डेवलप हुई। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बिल्कुल स्टार्टिंग में इंसान किस तरह के घरों में रहता था। तो जैसा कि हमें पता है कि उस टाइम पीरियड में घर ही नहीं था रहने के लिए, खुले आसमान के नीचे रहते थे। लेकिन धीरे धीरे इंसान ने दिमाग लगाना शुरू किया और जो नेचुरल उस समय आवास थे, जैसे गुफाएं या जो बड़े पेड़ होते हैं उनके नीचे जो जगह होती हैं वहां पे रहना स्टार्ट किया। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये कहाँ रहते थे, केव में, या जो बड़े पेड़ होते हैं उनके नीचे जो स्पेस होता है उसमें रहते थे। फिर धीरे धीरे इनकी समझ और विकसित होती गई और इससे निकल के इन्होंने ग्रास यानी घास फूस के घर बनाना शुरू किया। अब जब इस प्रोसेस में और आगे बढ़ेंगे, जब और इंसान का दिमाग डेवलप होगा तो क्या होगा, फिर इन्होंने मिट्टी के घर बनाना स्टार्ट कर दिया। और जब कुछ डेवलप हुए तो मिट्टी से आगे निकलकर इन्होंने उन घरों में ईंटों का यूज करना शुरू कर दिया। और वही प्रोसेस धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज जो इतनी सारी बहुमंजिल इमारतें आप देखते हैं, एक न एक दिन इसकी शुरुआत इसी झोपड़ी के घर से हुई थी। झोपड़ी से फिर मिट्टी का घर, फिर ईंटों का घर, तब जाके हम यहां तक पहुंच पाए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। इसमें बात कर रहा है सोसाइटी एंड ऑक्यूपेशन, यानी समाज और उसका व्यवसाय। यानी उस टाइम पीरियड में जब इंसान धरती पर आया, जब जीवन की शुरुआत हुई, तो उस स्टोन एज में ये लोग क्या क्या काम करते थे, सोसाइटी में किस तरह के लोग रहते थे, उनके काम क्या था, उसको एक एक करके हम देखने वाले हैं। तो पहला पॉइंट ये है हंटर्स। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि पहले तो गैदरिंग करते थे, फल फूल इकट्ठा करते थे, और उसके बाद जब इनकी समझ डेवलप हुई तो एक ऐसा वर्क तैयार हुआ। एक वर्क क्या, उस समय के सभी लोग मछली पकड़ना, शिकार करना, ये सारी चीजें करते थे अपने पेट को भरने के लिए। ठीक है, दूसरे कैटेगरी के लोग हैं पशुपालक, यानी जो लोग पशुओं को पालते थे। यानी पहले तो वो गैदरिंग करते थे, फिर हंटर्स बने और हंटर्स के बाद पशुओं को पालने लगे। क्या आपने सोचा है कि आखिर इंसानों ने एनिमल्स को पालना क्यों शुरू किया होगा? क्योंकि एनिमल से दूध और अन्य तरह की बहुत सारे फायदे इंसानों को मिलने लगे। इस वजह से धीरे धीरे उन्होंने पशुओं को पालना शुरू कर दिया। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, मैं जिक्र कर दे रहा हूं, हालांकि ये किसी एग्जाम में, एक दो एग्जाम में तो मैंने देखा इसको पूछा गया, फिर भी अगर आपके नॉलेज के लिए ये जान लें तो बहुत बेहतर होगा कि इंसान ने दुनिया में सबसे पहले जिस जानवर को पाला या पालतू बनाया वो जानवर था डॉग, यानी कुत्ता।
ये पहला ऐसा जानवर था जिसको इंसान ने पालतू बनाया, और दुनिया के अलग अलग जगहों पे अलग अलग एनिमल्स को इंसानों ने पालतू बनाया होगा, लेकिन स्टार्टिंग पीरियड में डॉग हो गया, काऊ, ठीक है, उसके अलावा शिप्स, भेड़ें, इन्हीं सारी बकरियां हो गई, इन सारे एनिमल्स को इंसान ने पालतू बनाया। नेक्स्ट देखते हैं, एक कैटेगरी थी किसकी, फार्मर्स की। तो फार्मर तो एकाएक नहीं आए, क्योंकि हम पहले भी जान रहे हैं इंसान क्या करता था। जब इंसान ने गैदरिंग की, उसके बाद से हंटिंग भी कर लिया, पशुओं को भी पाल लिया, तो अब उन्होंने ये नेचर से ही सीखा कि भाई हम पौधों को उगा भी सकते हैं। क्योंकि पहले इंसान क्या करता था कि जो भी फल फ्रूट्स होते थे उनको कलेक्ट करता था, यानी ह्यूमन जो था वो प्रोडक्टिव नहीं था, उसको नहीं नॉलेज था कि हम चीजों को खुद से भी क्रॉप को उगा सकते हैं। लेकिन एक वक्त के बाद वो इन चीजों को भी समझ गया और उसने क्या किया, प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। यहां भी देखिए, स्टार्टिंग में बहुत सारी फसलों का नॉलेज नहीं था, इन्होंने कुछ ऐसी फसलें हैं जिनको उगाना स्टार्ट किया, जैसे वीट हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गए, राइस हो गया। इन सारी फसलों को स्टार्टिंग में इंसानों ने उगाया। ठीक है, इसके बाद बात आती है रूलर की, यानी शासक की। तो उस टाइम पीरियड में तो शासक वर्ड यूज करना ठीक नहीं है, आप कह सकते हैं, क्योंकि जो समाज उस समय स्टार्टिंग में डेवलप हो रहा था वो कबीलाई समाज था। तो कबीले में एक उनका लीडर होता था छोटा मोटा, वो कोई रूलर नहीं होता था। ठीक है, तो वो भी समाज के हिस्सा थे। उसके अलावा एक वर्ग था किसका, व्यापारियों का, यानी मर्चेंट, बिजनेसमैनों का। तो ये किस चीज का बिजनेस करेंगे स्टार्टिंग में, ये बिजनेस करेंगे जो फसल होगी उसका, क्रॉप्स का। ठीक है, और किस तरह से वो बिजनेस होगा, वो होगा बार्टर सिस्टम से। बार्टर सिस्टम यानी हिंदी में उसको कहते हैं वस्तु विनिमय, एक चीजों को देके दूसरी चीज को लेना, एक्सचेंज करना आपस में चीजों को। तो ये यहां से स्टार्ट हुआ। ठीक है, उस सोसाइटी में आर्टिस्ट भी थे। अब उस टाइम पीरियड की जो आर्ट थी, आपने देखा होगा कि बहुत सारी केव्स के अंदर आपको पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो उस टाइम पीरियड में जो आर्टिस्ट थे वो इस तरह की चीजें करते थे। अब आइए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि वेयर डिड पीपल लिव, यानी लोग कहां रहते थे। यानी ये किस टाइम पीरियड की बात हो रही है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग जीरो, जिसको जीरो आप कह सकते हैं, उस टाइम पीरियड की बात हो रही है कि इंसान कहां रहता था उस टाइम पीरियड में। ठीक है, कहां बसावट स्टार्ट हुई। तो ये हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, ये जो बुक है इंडिया के संबंध में बात कर रही है, तो इंडिया के ही संबंध में हम इन चीजों को देखेंगे। तो यहां 5-6 जगहों का जिक्र हुआ है, जैसे किरथर सुलेमान जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, फिर ये इंडस वैली है जो पाकिस्तान में है, उसके अलावा विंध्या है, नर्मदा है, गारो हिल्स हैं। इन सारी जगहों के बारे में इस मैप में बताया गया है। अब हम एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मैप दिया गया है, इसमें, इस बुक में क्या बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, ये 5-6 पॉइंट्स जो हैं वो हमने देख लिए। तो सबसे पहली बात है कि बसावट की, यानी भारत में, इंडिया में लोगों ने स्टार्टिंग में कहां बसना शुरू किया। तो स्टार्टिंग में जब इंसान जहां बसेंगे, जहां इनकी बसावट शुरू होगी, आप पूरी दुनिया की हिस्ट्री उठा के देख सकते हैं, उसमें एक चीज बिल्कुल कॉमन मिलेगी। और क्या है वो कॉमन चीज, रिवर। दुनिया में जितने भी प्राचीन सभ्यताएं हैं, सिविलाइजेशंस हैं, ये जो बड़े बड़े शहर हैं, वो आपको ज्यादातर नदियों के किनारे ही मिलेंगे। क्यों, क्योंकि उस समय के हिसाब से जो फैसिलिटीज थी, जो पानी से फायदा था, उसको देखते हुए लोग वहां पे बसावट करते थे, क्योंकि ज्यादातर काम उनका पानी से ही रिलेटेड होता था। तो बसावट भी ज्यादातर नदियों के किनारे भी हुई। ठीक है, तो चलिए, लोग तो नदियों के किनारे बसने लगे। अब इसमें जितनी भी ये पॉइंट है, जितनी भी जगह हैं, इनमें कुछ चीजें कॉमन पाई जाएंगी। क्या होगा कॉमन, कि इंसान क्या करता था स्टार्टिंग में, आपको पता है, पहले ही बता चुका हूं, फूड गैदरिंग करता था, इकट्ठा करता था। उसके बाद क्या किया, हंटिंग करना शुरू किया, शिकार करना। फिर पशुपालन किया,
पशुपालन के बाद एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर से डेवलप होगा ट्रेड, और ट्रेड से डेवलप होंगे बड़े शहर। ठीक है, ये लगभग इन सारी जगहों पे ये चीजें कॉमन है जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, अब इन एक एक पॉइंट को उठाते हैं, एक एक जगह को, और देखते हैं उसकी अपनी क्या विशेषता थी। तो अगर हम किरथर और सुलेमान रेंज को देखते हैं तो वहां पे एनसीईआरटी में मेंशन है कि इस सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले वीट और बार्ले यानी गेहूं और जौ सबसे पहले जहां उगाया गया वो जगह यही है किरथर और सुलेमान की। और वहां पे जो एक और फेमस जगह है जिसका नाम है मेहरगढ़, जहां बलूचिस्तान का भी बॉर्डर लगता है। इसके अलावा यहाँ पे एनिमल्स को भी पाला गया, जिनमें आपके कौन कौन से एनिमल हैं? गाय, बैल, बकरी और भेड़। इन सारे एनिमल्स को पाले जाने के एविडेंसेस भी यहां से मिले हैं। कहां से? किरथर और सुलेमान से। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडस का जो इलाका है, तो वहां पे कौन सी जगह थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन का आप आगे नाम सुनेंगे, जो बहुत बड़ी सभ्यता थी, इंडिया की पहली अर्बन सभ्यता थी, उसके बारे में यहां बात कर रहा है। तो इस इंडस वैली की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? एक तो पहली बात है, इंडिया की एंशियंट जितनी सिविलाइजेशन है उसमें सबसे पहली ये अर्बन सिविलाइजेशन थी। इसके साथ साथ इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था या जो आर्किटेक्ट था इनका, ये बहुत डेवलप फेज में था उस टाइम पीरियड में भी, आप सोच नहीं सकते हैं। अभी इंसान हर जगह पे फसल उगाना सीख रहा था और 2-4 फसलें उगा रहा था। यहाँ के लोगों को 9 टाइप्स की फसलों का नॉलेज था। और इवन हड़प्पा यानी इंडस के जो लोग थे उनको ही सबसे पहले क्रेडिट दिया जाता है। जो कॉटन है, जो कपास है, उसको उगाने का क्रेडिट जो है सबसे पहले इन्हीं को जाता है। इसके अलावा इनका ट्रेड जो था, इनका व्यापार जो था, वो भी बहुत डेवलप फेज में था। ये मेसोपोटामिया और अदर कंट्री के साथ इन्होंने जो ट्रेड किए उसके भी बहुत सारे एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे चल के आप डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, हड़प्पा के बारे में। अभी तो फिलहाल आपके एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा मेंशन किया गया हड़प्पा के बारे में, बट थोड़ी बहुत चीजें और भी मैंने आपको बता दी। तीसरा है गंगा का जो मैदान है। ठीक है, ये भी बहुत फर्टाइल लैंड थी। ठीक है, यहां भी यही सारी सेम प्रोसेस हुई जो बसावट थी, और स्टार्टिंग में इंसान ने गैदरिंग से स्टार्ट करके उसके अलावा हंटिंग शुरू किया, एग्रीकल्चर शुरू किया। वो तो सारे हर जगहों पे भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी चीज हुई वो था मगध का नाम आपने हिस्ट्री में आगे सुनेंगे। मगध एक डिस्ट्रिक्ट था स्टार्टिंग में, जहां आगे चल के मौर्यन एम्पायर डेवलप हुआ, बहुत बड़ा एम्पायर था। तो उसके डेवलप होने में यहाँ की जो लैंड थी, जो यहाँ का फिजिकल कंडीशन थी, ज्योग्राफिकल कंडीशन थी, उसका एक बहुत बड़ा रोल है। अगला पॉइंट है विंध्य। अब इस एनसीईआरटी में विंध्य और गारो हिल्स, इसके बारे में यह बताया गया कि यहाँ पे इस सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले राइस के एविडेंसेस यानी चावल उगाने के एविडेंसेस यहां मिले हैं। ठीक है, जो नर्मदा का जो जिक्र किया गया, नर्मदा वाले पॉइंट पे, यहां एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि नर्मदा रेंज में एग्रीकल्चर के कोई एविडेंसेस नहीं मिले। ये जितने पॉइंट मैंने डिस्कस किया आपसे अभी, जो एनसीईआरटी के बुक में और आपके मैप में दिया गया है, उसमें 4-5 चीजें कॉमन है। क्या? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले यहाँ जब बसावट स्टार्ट हुई तो यहाँ देखेंगे एक चीज कॉमन मिलेगी कि हर जगह रिवर मिलेगी। सेकेंड ये है कि इंसान ने सबसे पहले फूड गैदरिंग स्टार्ट की, उसके बाद से शिकार करना शुरू किया, शिकार के बाद पशुओं को पालना शुरू किया, और उसके बाद एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। और जब एग्रीकल्चर डेवलप होगा तो जाहिर सी बात है ट्रेड डेवलप होगा, तो व्यापार भी स्टार्ट हुआ, और जब व्यापार डेवलप होता है तो वहां पे बड़े सिटीज भी डेवलप होंगे। ये बातें कॉमन है। अब आइए देखते हैं कि इसमें इस मैप से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर हम इंडस वैली को उठाएं तो यहां से क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो इंडस रिवर है, जो सिंधु नदी है, उसकी जो 5 सहायक नदियां हैं,
क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इसका ऊपर से नीचे रेंज लगाइए। ये बिल्कुल यूपीएससी से लगाया, वनडे के भी एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, तो बिल्कुल यहां से पूछा जाएगा और आप उसकी प्रैक्टिस भी करें और मैं करवाऊंगा भी। साथ ही साथ ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस रेंज में सबसे पहले गेहूं और जौ कहां पे उगाया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। राइस के एविडेंसेस के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले कौन से सिटीज डेवलप हुए हैं उसके बारे में यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, जिसकी आगे मैं प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा। ये उन सारी जगहों का नाम है जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि व्हाई डिड पीपल स्टार्ट ट्रेवलिंग, यानी लोगों ने यात्रा करना क्यों शुरू किया। यानी ये स्टोन एज की बात कर रहा है कि उस समय लोगों ने ट्रेवल करना क्यों स्टार्ट किया होगा। 1 मिनट का टाइम देखिए और अपने दिमाग पे जोर डालिएगा, सोचिएगा कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी। अभी तो इंसान आया ही था अर्थ पे, उसने कदम रखे, लेकिन उसको ये क्यों जरूरत पड़ने लगी ट्रेवलिंग की। तो उसके कुछ ना कुछ रीजन रहे होंगे जिसके वजह से इंसानों ने ट्रेवलिंग स्टार्ट किया होगा, ठीक है। ये बिल्कुल उस समय की बात हो रही है जब इंसान पहली बार ये सारी चीजें कर रहा है, पहली बार ट्रेवलिंग कर रहा है, ठीक। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है रिसोर्सेज के लिए, यानी संसाधनों के लिए इंसान ने ट्रेवलिंग की स्टार्ट की, यात्राएं की स्टार्ट की रिसोर्सेज की वजह से। और किस टाइप के रिसोर्सेज? पानी। उस समय पानी का एक बहुत बड़ा, वाटर का एक बहुत बड़ा रोल था। उसके लिए आप सोचिए जिस इलाके में पानी है ही नहीं, तो वहां तो लाइफ के लिए बिल्कुल बहुत सारे चैलेंजेस आ जाएंगे। तो इंसान क्या करेगा? वहां से माइग्रेट उस इलाके में करेगा जहां उसको इजीली पानी मिले, ठीक। दूसरा एनिमल्स के लिए, जब इंसान हंटिंग करता था तो ऐसे बहुत सारे इलाके होंगे जहां पे बहुत सारे ढेर सारे एनिमल मिलते होंगे और बहुत सारे ऐसे इलाके होंगे जहां पे बहुत कम एनिमल मिलते होंगे। तो जहां कम मिलते होंगे वहां का इंसान उस इलाके में माइग्रेट करेगा जहां पे उसको ज्यादा एनिमल्स मिलेंगे, चाहे उसको पालना हो या हंटिंग करना हो। आगे हिस्ट्री में जब आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एंशिएंट पीरियड में जो बहुत सारी लड़ाइयां होती थी वो इन एनिमल्स को ही लेके होती थी, ठीक। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फूड। अब जब इंसान, मैंने बताया कि एक वक्त था कि इंसान किसी भी चीज को उगाता नहीं था, वो नेचर के ऊपर डिपेंड था। तो जाहिर सी बात है कि जिस इलाके में कम पेड़ पौधे होंगे, कम रिसोर्सेज होंगे, वहां से इंसान उस इलाके में माइग्रेट करेगा जहां उसको ढेर सारे फल फ्रूट और ये सारी चीजें मिल सके। तो इस वजह से भी इंसानों ने यात्राएं स्टार्ट की। तो ये 3 पॉइंट हमने देखे। क्या था? वाटर, एनिमल और फूड। इनके लिए इंसानों ने क्या किया? एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करना स्टार्ट किया। अगला पॉइंट है डिजास्टर्स, यानी आपदाएं। जो नेचुरल आपदाएं होती हैं उनके भी वजह से इंसानों ने माइग्रेट किया। फॉर एग्जाम्पल, आज भी आप देखेंगे बिहार, बंगाल, यूपी ईस्ट और इंडिया के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां बहुत बड़े पैमाने पे बाढ़ वगैरह आती है, फ्लड आता है। तो अब 2 इलाके हैं। एक ऐसा है कि जहां पे बार बार कंटिन्यूअसली बाढ़ आती रहती है, तो वहां पे इंसानों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो वो इस इलाके से उठ के उस इलाके में गए जहां पे इन चीजों से बचा जा सके। तो फ्लड भी एक बहुत बड़ा रीजन था माइग्रेट करने का, ठीक। दूसरा रीजन है सूखा, जैसा आप इंडिया के राजस्थान में देख सकते हैं, ठीक है। जब आप बाड़मेर और बीकानेर साइड में जाएंगे तो इंसानों ने उस इलाके से, सूखे इलाके से वहां माइग्रेट किया जहां पे हरियाली थी, जहां पे रिसोर्सेज थे। क्योंकि सूखे इलाकों में पानी की भी प्रॉब्लम होती है, पेड़ पौधे भी कम होते हैं और बहुत सारे तरह की प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से उन्होंने उस इलाकों से निकल के उन इलाकों में माइग्रेट करना शुरू किया जहां पानी की फैसिलिटी हो और जहां पे मेनी टाइप ऑफ ट्रीज और ये सारी चीजें उसको इजिली मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट है अर्थक्वेक।
बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कंटिन्यूअसली भूकंप आता रहता है, तो वहाँ भी रहने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। तो उस वजह से भी इंसानों ने उस इलाके में माइग्रेट किया जहाँ पे ये सारी चीजें कम होती हैं। ठीक, आप कोस्टल इलाकों में देखेंगे तो साइक्लोन भी यानी चक्रवात भी एक बहुत बड़ा डिजास्टर का रीजन है। तो उसकी वजह से क्या होता, बहुत तरह के नुकसान होते थे इंसानों के। तो उन्होंने उन इलाकों से निकल के जहां पे कंटिन्यूसली साइक्लोन और इस तरह की प्रॉब्लम आती थी, उन इलाकों में जाना शुरू किया जहां पे ये चीजें कम थी। एक बात मैं यहां मेंशन करना चाहूंगा जिसको आप सोचिएगा और समझिएगा भी। दुनिया में जितने भी मैदान हैं, प्लेन्स हैं, सबसे ज्यादा बसावट वहीं आपको मिलेगी। क्योंकि ये जितने डिजास्टर देख रहे हैं ना, उनमें एक ये अगर बाढ़ को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा और सारी चीजें थोड़ी कम मात्रा में मिलती है। तो एक तो रिवर भी रीजन है और एक प्लेन भी रीजन है कि जहां बसावट ज्यादा हुई वहां डेंसिटी ज्यादा है। आज भी आप देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए, यूपी ईस्ट में, बिहार में चले जाइए, बंगाल में चले जाइए, यहाँ पे बसावट क्यों ज्यादा है, यहाँ पे पॉपुलेशन क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ प्लेन भी था, रिवर भी था, और वो सारी चीजें थी जो इंसान के बसने के लिए, बसावट के लिए मतलब एक अच्छा इन्वायरमेंट दे रही थी। इस वजह से उस टाइम से ही लोगों ने बसना शुरू। ये कोई आज नहीं हुआ है कि आज के टाइम में होके एक बैक यूपी, बिहार और बंगाल में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, नहीं। इसका रीजन आप तब से उठाएंगे जब बसावट इंसानों की स्टार्ट हो रही थी, तब से है। ठीक है, अब देखते हैं ट्रेड। ट्रेड भी एक बहुत बड़ा रीजन था ट्रेवलिंग का। ट्रेड करने के लिए उस टाइम पीरियड में लोग क्या करते थे, बार्टर सिस्टम था। ठीक है, तो जो भी उनका छोटा मोटा ट्रेड था उसके लिए भी वो एक जगह से दूसरे जगह आया जाया करते थे। नेक्स्ट है रिलीजन। जब धीरे धीरे धर्म बढ़ा, जब रिलीजन का कॉन्सेप्ट आया, तो जो धर्म गुरु होते थे उन्होंने भी अपने धर्म प्रचार के लिए एक जगह से दूसरे जगह, एक देश से दूसरे देश तक जाना स्टार्ट किया। तो इस टॉपिक के अंदर हमने क्या देखा कि स्टार्टिंग में, स्टोन एज में ह्यूमन ने ट्रेवलिंग करना क्यों स्टार्ट किया, उसके जितने रीजंस थे वहां मैंने आपको बता दिए। इस पे भी प्री और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक को अब देखते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और रह गई थी, वो ये है कि इंसान ने, ठीक है, ट्रेवलिंग तो की, लेकिन उस ट्रेवलिंग का इंपैक्ट क्या पड़ा, उस ट्रेवल करने का प्रभाव क्या पड़ा, उसको हम देखते हैं। उसमें यह है कि पहला पॉइंट यह है कि जब इंसान ने ट्रेवलिंग स्टार्ट की तो उससे एक दूसरे के कल्चर, एक दूसरे के ट्रेडिशन, फूड कल्चर, लैंग्वेज, इन सारी चीजों को जानने और समझने का मौका मिला। ठीक है, जब इंसान एक जगह से दूसरी जगह गया तो वो इन सारी चीजों को अपने साथ ही तो ले जाएगा, अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को, अपने खाने पीने की चीजों को। और जो जिस कल्चर में वो गया है वहां अपना कल्चर ले जा रहा है और उनके भी कल्चर को सीखेगा। तो एक तरीके से ये कल्चरल एक्सचेंज हुआ, यानी सांस्कृतिक आदान प्रदान। इसके वजह से, ट्रेवलिंग की वजह से। और जो आज हम दुनिया में एक डेवलप पेज में हम ट्रेड को देख रहे हैं, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी जो शुरुआत हुई वो उसी टाइम पीरियड से हुई जब इंसानों ने ट्रेवलिंग स्टार्ट की थी। ठीक है, अब ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेम ऑफ द कंट्री, यानी देश का नाम। इसमें हमारे कंट्री में हमेशा आपने हिस्ट्री में देखा होगा कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट होता रहता है। इसको बहुत बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करिएगा और आज ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमारे देश का नाम कब और कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, और वो जितने कन्फ्लिक्ट हैं और उसको लेके जो आपके दिमाग में डिस्टरबेंस रहती है कि हाँ रियलिटी क्या है, वो रियलिटी आप इस वीडियो में समझ जाएंगे। ठीक है, पहला नेम है इंडिया। ठीक है, ये नेम किसने दिया? रोमन्स, यानी यूनानियों ने। ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने एक बैग उठे एक दिन और यूनानी आया और उन्होंने नाम दे दिया कि हाँ भाई आज से इस लैंड का नाम इंडिया रहेगा। ऐसा कुछ नहीं था। जब वो इंडिया में आए
तो ये है आपका इंडस रिवर, सिंधु नदी, और सिंधु नदी के आसपास लोग भी रहते होंगे, और एक पूरा एरिया होगा। यानी तीन बातें यहां से निकल के आती है, एक तो रिवर है यहां, दूसरा यहां पे जो लोग रहते थे पीपल, और तीसरा है ये एरिया। तो रोमन्स ने इस नदी को अपने लैंग्वेज में क्या कहा? इंडस। ठीक। और जो इसके आसपास रहने वाले लोग थे उनको कहा इंडियन। और जो ये पूरा इलाका था, एरिया था, उसको कहा इंडिया। तो मेरे ख्याल से आप बिल्कुल अब इस चीज को समझ रहे होंगे। क्या हुआ? रोमन्स इंडिया में आए, और इंडिया में ऑलरेडी पहले से ही इंडस रिवर थी, ठीक है, वहां लोग भी रहते थे, वो एरिया भी था, लेकिन इन्होंने अपने लैंग्वेज में उस रिवर को क्या कहा? इंडस कहा। यहां रहने वाले लोगों को क्या कहा? इंडियन कहा। और इस पूरे एरिया को क्या कहा? इंडिया। तो हमारे कंट्री में ये जो इंडिया, इंडियंस और इंडस का कॉन्सेप्ट आया, वो वहीं से आया। ठीक है, अब आइए हम दूसरा देखते हैं। दूसरा नेम है हिंदुस्तान बाई अरब। जब अरब के लोग भारत में आए, जब अरब के लोगों ने इंडिया में एंट्री की, तो एक्चुअली आप सोचते होंगे कि बार बार यही इलाका क्यों आ रहा है? क्योंकि इंडिया के पश्चिम में यही इलाका पड़ता है, और यहां पे जो दर्रे थे जहां से एंट्री मारनी थी इस जोन में इंडिया की तरफ, वो वेस्ट में ही था, पश्चिम में ही था। तो इस वजह से जो भी उधर से आता था, इन इलाकों से गुजर के ही अंदर उसकी एंट्री होती थी। तो जब अरब भी आए, तब भी यही रिवर थी, इंडस। इंडस के चारों तरफ लोग रहते थे, और ये एक एरिया था। तो अरबी लोग क्या करते थे? स को प्रोनाउंस करते थे ह से। तो उन्होंने सिंध नदी को कहा, प्रोनाउंस किया हिंद नदी। ठीक है, क्या किया? सिंध रिवर को उन्होंने प्रोनाउंस किया हिंद। और जो लोग रहने वाले थे इसके चारों तरफ, उनको कहा हिंदुस्तानी। और जो एरिया था उसको उन्होंने कहा हिंदुस्तान। ठीक है। तो जब अरबिक लोग आते हैं तो वो क्या करते हैं? इस रिवर को क्या कहते हैं? इस रिवर को कहते हैं वो हिंद रिवर। और उसके चारों तरफ रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? कहते हैं हिंदुस्तानी या हिंदू। इस रिवर के चारों तरफ जो लोग रहते हैं उनको क्या क्या अरबियों ने? हिंदुस्तानी या हिंदू कहा। और इस पूरे इलाके को उन्होंने क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। ठीक है। तो यहां तक हमारे दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। पहला कि भारत का इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा, और हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा। ठीक। अब है थर्ड, भारत। यह भी अक्सर नाम आप सुनने को आपको मिलता होगा, भारत। ठीक है। तो भारत के बारे में यह बताया जाता है कि एंशिएंट पीरियड में एक ऋषभ देव थे, उनका पुत्र था भरत, उनका बेटा था भरत। उसके नाम पे भारत का नाम भारत पड़ा, जिसका जिक्र ऋग्वेद में भी है, और इवन महाभारत में भी आप देखेंगे तो महाभारत में भी इस भारत नाम का एविडेंस है। ठीक। तो ये जो तीनों नाम हैं हमारे हमारे कंट्री के, तो एक फेज में अलग अलग तरह के लोग आए और अलग अलग नामों से उन्होंने पुकारा। लेकिन दोस्तों, आज जानते हैं कि हमारा जो रिटन डॉक्यूमेंट्स है, यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें हमारे देश का क्या नाम है? उसमें हमारे कंट्री का नाम है इंडिया, दैट इज भारत। ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू नो अबाउट पास्ट, यानी अपने अतीत के बारे में किस तरह से जाने। यानी जो भी ये चीजें हुई हमारे पास्ट में, या हिस्ट्री कह लें, जो हमारी हिस्ट्री है, उसको जानने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए हमारे पास, कुछ ना कुछ सोर्स चाहिए, जिसके वजह से
हम वहां की चीजें जान पाए, हम अपने हिस्ट्री, अपने पास्ट को जान पाए। तो उन्हीं चीजों के लिए वर्ड यूज होता है सोर्स या स्रोत। एनसीईआरटी में तो ज्यादा सोर्सेस के बारे में जिक्र नहीं है, बट अब जब आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। दो तरह के आपके सोर्सेज होते हैं, एक आर्कियोलॉजिकल होता है, एक लिटरेरी यानी पुरातात्विक और साहित्यिक। दो तरह के स्रोत होते हैं, उनमें भी बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन इस बुक के चैप्टर में सिर्फ दो बातों का जिक्र किया गया है, तो हम उसी को देखेंगे। ठीक है, पहला है पांडुलिपि, मैन्युस्क्रिप्ट्स। ये जो पांडुलिपि थी, उस टाइम में लोगों के पास कुछ लिखने के लिए होता नहीं था, तो ये क्या करते थे कि पेड़ के पत्तियों पर अपने हाथ से लिखते थे। ठीक है, अब वो भी देखेंगे। हिमालयन रेंज में दो तरह के पेड़ पाए जाते हैं, एक पाम लीफ और एक बर्च, यानी जिसको भुर्ज कहा जाता था। तो पाम लीफ के पत्तियों पे लिखा जाता था, और ये जो बर्च है, जो भुर्ज है, उसकी छाल से एक तैयार किया जाता था छोटा सा ऐसे पटरी टाइप का, और उस पे ये लोग अपने हाथ से लिखते थे। तो ये आपका क्या हुआ, ये पांडुलिपि हुई। ठीक, दूसरे जिस स्रोत के बारे में जिक्र किया गया है वो है इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख। ये भी एविडेंसेस होते थे उस टाइम पीरियड की, क्योंकि उस टाइम में लोगों के पास और कोई टेक्निक नहीं थी, यही टेक्निक थी जिसपे वो अपनी हिस्ट्री को लिखते थे। ठीक है, तो ये जो इंस्क्रिप्शन है यानी अभिलेख है, वो दो तरह के होते थे। एक तो आप यहां देख सकते हैं फिगर में, एक जो स्टोन पे लिखा जाता था, और दूसरा वो है जो मेटल पे लिखा जाता था। तो अब आप यहां सोचिए कि आखिर उस टाइम पीरियड में लोग कैसे इस पे लिखते होंगे। एनसीईआरटी यही बार बार कहती है, सोचो, कल्पना करो कि पत्थर पे उस टाइम में लोगों ने कैसे लिखना स्टार्ट किया होगा। कहीं ना कहीं आज भी देखते हैं, जब पत्थर पे कुछ उकेरना होता है, कोई आकृति बनानी होती है, कुछ भी बनाना होता है, तो वहां हथौड़े और छेनी का यूज होता है, जिससे उस पर डिजाइनिंग बनाई जाती है। तो ये भी उस टाइम पीरियड में जो पत्थर पे लिखा गया था, उसमें भी हथौड़े और छेनी का यूज हुआ था। ठीक है, दूसरा है मेटल। तो मेटल पे कैसे लिखा जाता होगा, तो मेटल पे सिंपल सी बात है, जब एक मेटल है उस पे लिखने के लिए क्या करते होंगे लोग, उस पे पंच करते थे, किसी कड़ी चीज से उस पे पंच करके ये सारी चीजें लिखी जाती थी। तो हमने जो सोर्सेज है, जो स्रोत है, उसमें दो चीजें देखी, एक तो हमने पांडुलिपि देखी, दूसरा अभिलेख देखा। ठीक है, इन्हीं दोनों के बारे में आपके एनसीईआरटी में जिक्र किया गया है। और जब आप अपनी एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे आगे अदर चैप्टर, तो उसमें बहुत टाइप ऑफ एविडेंसेस बताए गए हैं, जिसको आप देखेंगे और समझेंगे। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसी स्रोत से रिलेटेड एक वर्ड है जो आप बार बार हिस्ट्री में सुनेंगे, वो है आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातात्विद। आखिर इनका क्यों जिक्र किया गया है इस एनसीईआरटी बुक में, आइए देख लेते हैं। ये काम क्या करते हैं, ये कैसे लोग हैं। जो आर्कियोलॉजिस्ट होता है, वो जितने भी पुराने एविडेंस होते हैं, लाइक जो क्वाइंस है, सिक्के हैं, पॉट्स, बर्तन, हथियार, हड्डियां, पुरानी इमारतों के जो अवशेष होते हैं, उन पे क्या करते हैं, ये रिसर्च करते हैं। ठीक है, ये रिसर्च करते हैं, और इनकी खोज से हिस्ट्री के पुनर्निर्माण में हेल्प मिलती है। यानी ये जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, पुरातात्विद होते हैं, ये क्या करते हैं, उस टाइम पीरियड की जितनी भी चीजें होती हैं, जिन चीजों के बारे में मैंने जिक्र किया, उस पर रिसर्च करते हैं। और जब वो रिसर्च करते हैं, तो क्योंकि हमें पता है एंशिएंट पीरियड में जो हमारी हिस्ट्री थी, उसमें हमें बहुत ज्यादा लिटरेरी यानी साहित्यिक एविडेंसेस नहीं मिले हैं, उसमें हमें ज्यादा फिजिकल एविडेंसेस, जो भौतिक अवशेष मिले हैं, उसी के ऊपर हम डिपेंड है, एक इतिहासकार भी डिपेंड है। तो जो ये आर्कियोलॉजिस्ट उस पर रिसर्च करता है, तो उस रिसर्च से हिस्ट्री का पुनर्निर्माण करने में, उसको बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है, और इनका काम क्या है, बिल्कुल सिंपल है कि ये एविडेंसेस पे वर्क करते हैं, यानी साक्ष्यों पे वर्क करते हैं। जो आर्कियोलॉजिस्ट होता है, वो एविडेंसेस, साक्ष्यों पे वर्क करता
हमारा अगला पॉइंट है मीनिंग ऑफ डेट्स, यानी तिथियों का मतलब। बहुत जगह आप हिस्ट्री के बुक में देखते होंगे एडी, बीसी या हिंदी में ईस्वी, ईसा पूर्व लिखा होगा, तो बहुत सारे कंफ्यूजन होते होंगे कि ये क्या होता है, ये क्या एडी, क्या बीसी। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद शायद वो डाउट आपके मन में नहीं रहेगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक पॉइंट मान लीजिए बिल्कुल जीरो, ठीक, और ये इस पॉइंट को जीरो कब माना गया है? जब जीसस यानी ईसा मसीह का जन्म हुआ। ठीक है, उनके बर्थ टाइम को जीरो मान लिया गया। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के बाद से जो भी टाइम आगे गया वो आपका प्लस में बढ़ता जाएगा। ठीक है, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो भी टाइम है उसको एडी कहा जाएगा और वो प्लस में बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहां लिखा भी हुआ एडी एनो डोमिनी, यानी इसको हिंदी में कहते हैं ईस्वी। ठीक है, और ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो टाइम है वो माइनस होगा। कैसे? अब मान लीजिए किसी को कहना है कि जीसस के जन्म से, ईसा मसीह के जन्म से 1000 साल पहले, ठीक है, 1000 साल पहले या 500 साल पहले, 400 साल पहले, 100 साल पहले, तो वो टाइम पीछे से क्या होगा, घटते घटते यहां जीरो तक आएगा। ठीक है, और उसको कहते हैं, जो ईसा मसीह के जन्म से पहले का टाइम है उसको कहा जाता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व। और जो उनके जन्म के बाद का टाइम है वो क्या होगा, बढ़ता है, और इसको क्या कहते हैं, एनो डोमिनी, यानी ईस्वी। तो ये इसमें कॉन्सेप्ट था डेट्स का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कुछ क्वेश्चंस की। जैसे आप इस वीडियो में भी जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, और उसके अलावा आप खुद से भी जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जब वो चैप्टर कंप्लीट होगा, तो चैप्टर के लास्ट में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए होंगे और बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए होंगे। उसको बहुत ध्यान के साथ आपको करना है, क्योंकि आप इस चैप्टर से कितना सीख पाए। अगर वहां क्वेश्चन नहीं सही कर पा रहे हैं, इट मीन्स आपने बहुत बेहतर ढंग से इस चैप्टर को नहीं सीखा। और चाहे आप, अब देखिए यहीं पे वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि सर मैं वनडे की तैयारी करता हूं, सर मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूं, सर मैं एसएससी की तैयारी करता हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जहां जीएस है वहां आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है। और एनसीईआरटी खुद दोनों तरह के क्वेश्चन देती है, वो ऑब्जेक्टिव भी देती है, वो सब्जेक्टिव भी देती है। तो चैप्टर के लास्ट में उस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करें। और इसके अलावा एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जितने भी चैप्टर्स हैं वो सिर्फ होंगे क्वेश्चंस के। एक तो एनसीईआरटी कैसे क्वेश्चन पूछती है, और दूसरा हम कैसे और उस पे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो उन सारी चीजों का इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इस एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, हमारे वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया, उसको ज्वाइन करें। उसमें आपको कंटेंट भी मिलेंगे एनसीईआरटी से रिलेटेड। हमारे जो एक्सपर्ट हैं, टीचर्स हैं, वो भी इस ग्रुप में हैं, तो उनसे किसी भी तरह की आपकी क्वेरीज हो, सवाल हो, पूछ सकते हैं। ठीक है, और आगे कंटिन्यू ये बैच चलता जाएगा। इसमें हम पूरी जो 12 चैप्टर है एनसीईआरटी के, वो सारा चैप्टर कवर करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और उस पर जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको भी हम करेंगे। थैंक यू।